अब कोई नबी नहीं आने वाले, लड़ना आप ही को होगा अपने हक को और अपने वजूद के लिए, कि आने वाले नस्लों के लिए लड़ना। और नस्लों के लिए क्या, पाकिस्तान को लात मारा, ठुकरा दिया कि नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जिनको जाना है जाओ। मैं, मेरा मादरे वतन, मेरा जन्मभूमि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, मैं यहाँ रहूंगा। मुसलमान जो है वो अल्लाह से कम बीजेपी से ज्यादा डर। बिहारी चौधरी की हार में एक बड़ा फैक्टर मोहम्मद कैफ और बंटी भी रहा। मैं हार में जिम्मेदार हूँ। मैं मानता हूं, डराता है बीजेपी के नाम पे, डराता है कभी खाने के नाम पे, डराता है तो कभी किसी मोहल्ले के नाम पे डराता है कि अब सिख मोहल्ला बंद हो जाए, हकाम बंद हो जाएगा। जनता दल के अपने लोग हैक हो गए हैं जो मंगल बाबा के साथ, मंगल पांडे का साथ दिए, सतत नहीं रहेगी, कोई नहीं माई के लाल लड़ सकता है, मेरा चैलेंज दे रहे हैं। यानी कि अवध बिहारी चौधरी मुसलमान ना रहे तो लड़के दिखा दे राष्ट्रीय जनता दल में, मान जाऊंगा आपको। सचिन जी, अगर मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ छोड़ दे तो आप लिख के रख लीजिएगा क्या स्थिति पर कि जब शहाबुद्दीन साहब का परिवार नहीं था तो आप थे, जैसे ही उनकी एंट्री होती है आप बाहर हो जाते, तो आप भी बने थे मुसलमानों के। मेरी 5 साल शासन, ठेकेदार तो बहुत सारे, बातों तो मैंने वही बोल रहा हूँ, ठेकेदार। अच्छा बोल लीजिए, मेरी बातों को सुन लीजिए। जैसे ठेकेदार तो आप भी बने थे कि 1 लाख मुसलमान वोट है, मैं कौम की आवाज उठा रहा हूँ, मुसलमानों के पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपको मात्र 1%, 5,000 का भी आंकड़ा नहीं है। आखिर क्यों मुसलमानों ने आपको नकार दिया? अजान भी पसंद है तो मंदिर का घंटी भी पसंद है, मुझे टोपी पसंद है तो मुझे टीका भी पसंद है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ राम रहीम को बनाने की, और यही आपसी सवाद को बिगाड़ने में लगे हुए कुछ लोग, लेकिन सफल नहीं होंगे। यही तो मैं चिल्ला चिल्ला के, मेरी फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो देखिए, गौदगरी नहीं जीत रहे। आपके चैनल से भी मैंने कहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अवध बिहारी नहीं जीतेंगे, अवध बिहारी नहीं जीतेंगे। मंगल पांडे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मोहम्मद कैफ और बंटी। अवध बिहारी चौधरी को हराने के लिए मुसलमानों का वोट खींचेंगे और अवध बिहारी चौधरी की हार। वो भी बीजेपी का टू हम लोगों को कहेगा उसे, हाँ मुसलमानों को खास तौर तो उसको चप्पल से मारा जाएगा। इसलिए मारा जाएगा कि ए बेहुदा, तुम 25 साल से तो यही चूतिया बना बना के मुसलमानों को तो तुम ठग रहा है। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव में सिवान सदर विधानसभा का सीट काफी ज्यादा चर्चाओं में था। कारण था कि सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे यहाँ से चुनावी मैदान में थे, उनके सामने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी थे। इन दोनों के अलावा एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो था चर्चित क्रिकेटर, बिहार के बेहतरीन क्रिकेटरों में शुमार मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जो कैफ क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। और ये चर्चा इसलिए थी कि मोहम्मद कैफ और बंटी अपने कौम की बातें कर रहे थे, कौम की आवाज उठा रहे थे, और उन्हें विश्वास था कि मुसलमान समाज का लगभग 1 लाख के आसपास सिवान सदर विधानसभा में वोट है और उन्हें ये वोट मिलेगा और उनकी जीत होगी। लेकिन चुनाव के बाद से पहली बार मोहम्मद कैफ बंटी, जो चुनाव में हार के बाद पहली बार कैमरे पे सामने आ रहे हैं और उनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सिवान सदर विधानसभा चुनाव की भी बात करेंगे। सबसे पहले कैफ बंटी जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चुनाव के लगभग 2-3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और चुनाव के बाद मोहम्मद कैफ बंटी हार के बाद कहा जाए तो एकदम से गायब हो गए थे। आज पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं। अरे गायब नहीं थे, मतलब अगर कोई भी सरकार बदलती है या फिर सरकार आती है तो कुछ दिन उसको काम देने का मौका मिले, चाहे विधायक है जो भी हो। तो इस वजह से हमने अपने क्रिकेट पर ज्यादा फोकस भी कर रहा था। काफी क्रिकेट में हर साल जो सीजन चलता है वो सीजन में लग गया, और अभी कुछ तो है भी नहीं, ना कोई चुनाव है ना कुछ है, तो और लोगों को मौका देने के लिए जो चुन के आए हैं कि अपना काम दिखाएं। अगर काम नहीं दिखाएंगे तो फिर से वही काम अपना चालू होगा जो चालू रहता है, कि सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना। बंटी जी, चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा आपके नाम की रही, लेकिन देखा जाए तो काफी कम वोट मिले। 5,000 का भी आंकड़ा आपने पार नहीं कर पाया। आखिर हार की वजह, इतनी करारी हार की वजह
क्या रही? देखिए, हार जीत तो लगा रहता है, बड़े बड़े धुरंधर भी हारते हैं, चाहे 1 वोट से हारिए या फिर 50,000 वोट से हारिए, हार हार होता है। लेकिन अगर मुसलमानों ने वोट हमें नहीं दिया, क्योंकि मैं मुसलमानों की आवाज देता हूँ, मुसलमानों के हर भले बुरे जो भी है उनके आवाजों को देने का काम करता हूँ। तो मुसलमानों को लगा, और मुसलमानों को जिस तरीके से डराया गया, खासकर सीवान में, अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो आपका दुकान बंद हो जाएगा, आपका मकान तोड़ा जाएगा, बुलडोजर एक्शन होगा। फिर औरतों को दिखाया गया वीडियो, गुजरात वाला वीडियो दिखाया गया, उत्तर प्रदेश में संभल जैसी चीजों को बार बार बताना, और बीजेपी का ज्यादातर बहुत ही भयानक डर दिखा दिया। और ये डर 2005 से चल रहा था। मैं तो कोशिश में लगा था कि बीजेपी का डर ना हो, अपना अख्तियार, अपना वजूद मुसलमान पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और खुद लड़े। कोई नहीं लड़ रहा था तो मैं आया था। मैं तो चुनाव के पहले भी कहा था कि जो लड़ेगा मजबूती के साथ मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन अफसोस कि यहाँ कोई लड़ता जल्दी नहीं है, लड़ने से पहले हार हार मान जाते हैं। और उनका भी कारण है कि जब चुनाव मुसलमान लड़ता है तो उसको दलाल बोला जाता है, उसको बीजेपी के टू बोला जाता है। उन सभी मुद्दों पे आएंगे। जैसे आपने कहा कि यही मेन मुद्दा है हमारा, हार का। आऊंगा उसमें ही पूछूंगा। जैसे आपने बताया कि सिवान में कहा गया कि मोहम्मद कैफुर बंटी को अगर आप वोट देंगे डराया गया तो बीजेपी क्या जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी। लेकिन अब तो पूरे राज्य में बीजेपी आ गई है, 20 साल तक बीजेपी रहेगी। तो अब पूरे राज्य में बीजेपी आ गई है, तो कितना खतरा है मुसलमान? मुसलमान को खतरा कुछ नहीं है, मुसलमान खुद ब खुद अपने खतरे से, क्योंकि अपनी ये लड़ना छोड़ के दूसरे के पिछलग्गू बने हुए हैं। अब जिनको वोट दिए हैं 8 विधानसभा में, किसकी बात कर रहे हैं? महागठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, जिनको वोट मुसलमानों ने दिया है, क्या उनसे आप पूछिए कि आपके क्या वक्फ बिल के साथ कभी खड़े रहते हैं? एनआरसी में कभी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है? कभी आपके हिजाब के साथ खिलाफ इतनी आवाजें उठ रही है, क्या उन्होंने इसका विरोध किया है? क्या मुसलमानों की जो मस्जिदें टूटी और खानकाह को जिस तरह से बेअदबी किया गया, क्या जिनको आप वोट दिए हैं 2025 में कभी उनका आवाज बुलंदी के तौर पे, कभी रोड पे, कभी सदन में आवाज निकली? तो जब आपकी आवाज नहीं निकलेगी और आप उन्हीं को वोट दीजिएगा तो दशा और दुर्दशा तो आप ही की खराब होगी कि आप उसके पीछे जाते हैं जो आपको आवाज देता ही नहीं है। आप उसके पीछे जाते हैं जो आपको डराता है, बीजेपी के नाम पे डराता है, कभी खाने के नाम पे डराता है, तो कभी किसी मोहल्ले के नाम पे डराता है कि आप सिख मोहल्ला बंद हो जाए, काम बंद हो जाएगा, आपको लकड़ी दरगाह में जो गांव देहात के जो लोग थे उनको बरगलाया गया। इस तरीके से जब ये हालात रहेगी और आप ठेकेदार बनिएगा कि भाई हम ही को हराना है बीजेपी को, तो आपके साथ तो फिर ये दिक्कत तो होगी ही होगी, क्योंकि आप फिर मेन दुश्मन हो जा रहे हैं। और जो असल दुश्मन है वो तो पीछे के पर्दे के पीछे से निकल के अपना लड्डू सीधा कर ले रहा है, फंस रहे हैं मुसलमान। और मुसलमानों का ये हालात है कि मुसलमान ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ लड़ पा रहे हैं। इंतजार में है कि कोई उतरे रोड पे, कोई उतरे उनके घर में फरिश्ता या अवतार, तो उनके पीछे हम चले। तो ये नहीं होने वाला है। अब कोई नबी नहीं आने वाले, लड़ना आप ही को होगा अपने हक को और अपने वजूद के लिए, कि आने वाले नस्लों के लिए लड़ना। और नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिएगा, बेटा हमारे दादा वोट देते थे, बेटा हमारे अब्बा भी वोट दिए, बेटा अब हम भी वोट दे रहे हैं, और बेटा तुम भी वोट देना। क्या ये सिलसिला मुसलमानों का बेड़ा पार कर सकता है? क्या मुसलमानों को मजबूती दे सकता है? मुसलमान को खुद लड़ना चाहिए। इसीलिए मुसलमान पे बीजेपी जिस तरीके से लड़ाई बार बार मुसलमानों को ये बार बार टारगेट करती है, और टारगेट इसलिए करती है क्योंकि जानते हैं मुसलमान जो है जल्दी झुकता नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो ये सही है, लेकिन वक्ती तौर पे आपको ये भी देखना चाहिएगा कि आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, आप जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो तो शांत बैठे हुए हैं, उनसे वो कुछ करते ही नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि अपने लोगों को मजबूत किया जाए और अपने लोगों को सदन में भेजने का। पंडित जी, आपने कहा कि मुसलमान उनको वोट देते हैं जो उनके लिए नहीं लड़ते हैं, लेकिन ठेकेदार तो आप भी बने थे मुसलमानों के। मेरी 5 साल 7 साल ठेकेदार तो बहुत सारे, मेरी बातों तो सुन, मैंने वही बोल रहा हूँ ठेकेदार। अच्छा बोल लीजिए मेरी बातों को सुन लीजिए। जैसे ठेकेदार तो आप भी बने थे कि 1 लाख मुसलमान वोट है, मैं कौम की आवाज उठा रहा हूँ, मुसलमानों के पक्ष में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपको मात्र 1%, 5,000 का भी आंकड़ा नहीं है। आखिर क्यों मुसलमानों ने आपको नकार दिया? मुसलमानों ने नहीं नकार, मुसलमान को अपनी सुरक्षा के पीछे भाग रहे थे। मैं आपसे बोला नहीं आप सुरक्षित नहीं कर सकते। देखिए यही हुआ 25 सालों से तो यही चल रहा है।
मैं तो बताया सीवान के मुसलमानों को, सदर के मुसलमानों की, आपकी जो वोट है वो तो 90 से 1 लाख है। जानते कौन था बताइए आप? ये कोई नहीं जानता था, ये मोहम्मद कैफ ने ही बताया। ये 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर किसी मुसलमानों का जनसंख्या है वो सदर सदर सीवान है। तो मैंने बताने का काम किया। मेरे पे भरोसा ना करना, ये करना, ये तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं अपना काम करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे वोट जितने भी लोग दिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने वोट दिया अपनी नस्लों के लिए, उन्होंने वोट दिया अपनी कयादत के लिए। तो हिंदू समाज का भी वोट है, मेरी बात जो वोट मिला मैं कह रहा हूँ ना, उनका जो दिए हैं, जो भी दिए हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ ना, जो भी मुझे वोट दिए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने भी वोट दिया होगा, असहाय हो, मजबूर हो, जिस तरीके से है, मुसलमानों ने जो वोट दिया होगा वो अपने नस्लों के लिए दिया होगा। तो इन तरीके से वोट से जो भी वोट मिले मैं खुश हूँ। कम से कम इन चीजों को तो कोई तो है जो लड़ रहा तो है, कोई तो लड़ता भी नहीं। चुनाव के वक्त तो ये भी कहा गया कि मंगल पांडे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मोहम्मद कैफ बंटी, अवध बिहारी चौधरी को हराने के लिए मुसलमानों का वोट खींचेंगे और अवध बिहारी चौधरी की हार होगी। बहुत अच्छा सवाल किया है। मुसलमान जब मोहम्मद कैफ था तो मनोज सिंह का आदमी बन जाएगा। रघुनाथपुर में था तो मनोज सिंह का बन गया, यहाँ आया तो मंगल पांडे बन गया। ये मुसलमान पे ही क्यों चल रहा है, मैं जो ये आप जरा बता दीजिए। और तो सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और तो सारे लोग भी लड़े हैं, तो वो किसी के आदमी या फिर किसी के लिए जिताने के लिए नहीं लड़ रहे। मोहम्मद कैफ जानता है कि एक चिराग कई आंधियों पे बारी है, इसे किसी तरह भी रोकना है। सोशल मीडिया पे आप खुद देखे होंगे कि आपके बारे में क्यों लोग बोल रहे थे फिर कि मंगल पांडे की मंगल पांडे की बी टीम है। मैं तो कुछ बता दूंगा तो अभी सिवान के बताइए। मैं वही तो कुछ पर्दे में रहने दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा कि किनसे कब कब मुलाकात हुई है और किस तरीके से बात होती है मंगल पांडे से, और कौन कौन पैसा लिया है। इन सारे बातों को खोल दूंगा तो सिवान के राजनीति में हड़कंप नहीं बचेगा। पूरा अवध बिहारी चौधरी पैसा वो कहाँ से लेंगे? जो किसकी बात कर? जो मुसलमानों के जो चिरकुट, जो दलाल टाइप के नेता, तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने, मुसलमान ने अपना वोट दिया सदर विधायक को, बीजेपी को, वोट राष्ट्रीय जनता दल को, ठीक है, मुसलमानों राष्ट्रीय जनता दल को। तो बाकी वोट कहाँ चला गया? 60,000 वोट पड़ा उनको और मात्र 20,000 वोट हिंदुओं को पड़ा है। तो जरा हमको ये बताइएगा बाकी वोट कहाँ चला गया? और राष्ट्रीय जनता दल का जो कैडर हिंदू वोट वो कहाँ चला गया? यादव वोट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सब जात की बात कर रहे हैं। यादव छोड़िए ना, यादव में तो हमारे जो गए थे गिनती में, जो हमारे मतदान के दिन जो गए, मतगणना के दिन जो गए थे, हमारे जो लोग थे, उन्होंने बताया कि एक वोट में 37 वोट आया एक यादव के गढ़ में, और वहीं पे बीजेपी को मिला, राष्ट्रीय जनता दल को मिला 30 से 40 वोट, और वही भाजपा को मिला 350 वोट। आप बताइए कौन राइट है कौन रॉन्ग है? एमवाई समीकरण खत्म होता है। अच्छा, एमवाई समीकरण आपको कहाँ दिख रहा है? एमवाई समीकरण कहाँ दिख रहा है? वाई साफ हो गया सीवान से। किसके साथ चला गया? अरे भाई, उनके नेता खत्म हो गए। उनके नेता कहाँ है भाई की? अवध बिहारी चौधरी हैं, हार गए। जीवन यादव। अब एक चीज और, ये लोग जीवन यादव का क्या आप लिए हुए हैं? जीवन यादव कभी आरजेडी के खिलाफ रहते हैं, कभी आरजेडी के रहते हैं, कब क्या करेंगे वो अपने जाने। तो 24 में कहाँ थे? मैं और जो मेरे साथ लोग थे 24 में बुरे वक्त में राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े थे, और 2025 में जो आए वो तो लालची थे। हम लोग तो हक हकूक के लिए थे कि भाई हमारे समाज को मान सम्मान मिले। 19% वाले को आप क्या टिकट दिए हैं? कितने टिकट मिला? 18-19। और जो 14% वाले हैं वो 60 सीट पर लड़ेंगे, और जो 19% वाले हैं वो 8 सीट पर लड़ेंगे। ये पॉसिबिलिटी है। ये हक हकूक के लिए मोहम्मद कैफ लड़ रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। बात कर रहा था कि आपको आपके बारे में चुनाव में यही चर्चा हुई कि मंगल पांडे से पैसा मिला है और अवध बिहारी चौधरी को हराने का ये कि मुसलमान पे ही क्यों लग रहा है? आप पे लगा था? अरे मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? बाकी लोगों पे तो नहीं लगा था, और भी मुस्लिम बाकी लोगों पे इसलिए लगा था क्योंकि इसमें टैलेंट है, इसमें पोटेंशियल है, इसे नेतृत्व करने की क्षमता है। इसे अगर नहीं रोका जाए तो यह बहुत आगे तक जाएगा और मुसलमानों को बहुत ज्यादा ही लीडर बना देगा। मेरे छोड़ के एक लफ्ज भी किसी को बताइए कि मुसलमानों में क़यादत होनी चाहिए। आप एक भी मुसलमान लीडर को थोड़ा एक भी वो क्या बोलते हैं उनके जमानों से सुनवा दीजिए कि मुसलमानों को लीडर होना चाहिए। कोई नहीं बोलने वाला है। आप पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे?
भरोसा देखिए मैं आपसे बोला ना कि उनको इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है, इतना माहौल को खराब कर दिया गया है कि मुसलमान जो है वो अल्लाह से कम बीजेपी से ज्यादा डर रहे हैं। कितना पैसा मिला था ये भी बता दीजिए। चर्चा तो थी कि पैसा मिला है 50 लाख का, डीलिंग डीलिंग हुआ था 50 लाख में मोहम्मद कैफ और बंटी का। कितना मिला था? मोहम्मद कैफ को खरीदने के लिए ना, खरीदने के लिए समझ लिए कि इस जन्म में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मोहम्मद कैफ बहुत ऊंचा और ऊंचा लेवल का चीज है। ये चिंदी चोरों के और चोर चुहाड़ से हम जबान भी नहीं लड़ाते हैं। ये देख लीजिए मेरी 5 साल में और 7 सालों में लोगों की दुआएं और अल्लाह के करम से मैं कहाँ चला गया हूँ, ये आप भी खूबी समझ रहे हैं। और जो चिंदी चोरा 25-20 सालों से जो मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, उनकी औकात देखिए। आज भी लोग के दरवाजे पर काम के लिए भटक रहे हैं, दलाली के लिए भटक रहे हैं, मुखबिरी के लिए भटक रहे हैं। मोहम्मद कैफ को आप नहीं देखेंगे। मोहम्मद कैफ के दिल में ना डर है और ना भय है। देखे मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, सरकार उनकी फिर भी मैं लड़ा। और बड़ा, लेकिन आपने तो एक शब्द भी मंगल पांडे के खिलाफ नहीं। एक रोकेंगे आपको। मेरी बीजेपी के खिलाफ गुजर रही है और आप मेरी पूरी सवाल मेरा सुनिए, सवाल जन स्वराज के प्रशांत किशोर लगातार मंगल पांडे को टारगेट कर रहे थे, और आप जब चुनावी मैदान में थे आपने सिर्फ और सिर्फ अवध बिहारी चौधरी को टारगेट किया। दूसरा चीज, चुनाव के दौरान आपका एक पोस्ट आता है जिसमें राहुल तिवारी भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उनका बर्थडे विश किया था, काफी चर्चा हो गई। इसके पहले मोहम्मद कैफ और बंटी कभी भाजपा नेताओं के प्रति प्रेम नहीं दिखाया, आज फेसबुक पे दिख रहा है। आज है 11 तारीख, आज है 11 तारीख, तो आज कोई मर जाएगा तो उसको श्रद्धा, उसको उसका जो सवाल है कि इसके पहले कभी आपने नहीं। सुन तो लीजिए, जब किसी से संबंध दूर चला जाता है और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं मिलता है तो रिलेशन बन जाता है। उनसे उनसे मेरा रिलेशन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और हम देखा होगा कि अभी क्रिकेट में भी उन्होंने हमें बुलाने का काम किया और मुझे आमंत्रण दिया तो मैं गया। उनको लगता है कि बीजेपी से मोहम्मद कैफ और बंटी का रिलेशन सही हो चुके हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, लोगों से मेरी व्यक्तिगत जो संबंध है वो कभी भी जो अच्छा है उसे अच्छा कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं करेगा मोहम्मद कैफ, और जो बुरा है उसका तो बखिया उखेड़ देगा। और मेरा लड़ाई तो सीधे तौर पे बीजेपी से है और सेकुलर लोगों से है, जो सेकुलर का चोला पहन के बीजेपी को, जो बीजेपी का वो क्या बोलते हैं, बैक द सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरी लड़ाई है। मरते दम तक, जब तक हयात रहेगी तब तक बीजेपी के खिलाफ रहूंगा। जब तक बीजेपी के खिलाफ इसलिए रहूंगा, उसने मुझे मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों के काला कानून लेके आ रहा है, नहीं तो उससे मेरी क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है। उनकी दुश्मनी तो होनी चाहिए दलितों से, अति पिछड़ों से, क्योंकि उन्होंने ना, उन लोगों ने ना, बीजेपी वालों ने कर्मकाश किया हुआ है कि मुसलमानों ने किया हुआ। कभी किसी मुसलमान को देखें छूत छात वाला बीमारी में तो बता दीजिए हमको आप। ये छूत छात की बीमारी हम मुसलमानों में इस्लाम दीवान सदर विधायक के पास छूत छात की बीमारी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने जो भाजपा को लेके आए भाई, किसी लोगों में उनको काम करने, अब जिताया तो यहाँ के जनता मालिक, तो उनको कैसे गलत ठहरा दीजिएगा आप। मैं कह दूं कि जनता खराब है तो हो जाएगा। विपक्ष वाले तो, आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करके जीत गए। 30 साल से ईवीएम हैक हो रहा है, 30 साल चल रहा है। लोग हैक हो गया है, लोग ही हैक हो गया है, और राष्ट्रीय जनता दल के अपने लोग हैक हो गए हैं जो मंगल बाबा का साथ दिए, मंगल पांडे का साथ दिए, सदर विधायक का साथ दिए। इसलिए पैसा में या प्यार में? दोनों में। अरे भाई, तो अवध बिहारी चौधरी को कोई घोट नहीं रहा था तो कहां जाएंगे। और इस बार मौका दो काम करना था कि मुसलमान में नेता नहीं बनने देना था, तो मुसलमान का वोट बीजेपी आरजेडी को गिराओ और आरजेडी का कैडर वोट को भाजपा में गिराओ। किसी तरह दोनों काम हो। अवध बिहारी भी साफ, मोहम्मद कैफ भी साफ। मोहम्मद कैफ और बंटी, आप पे भी तो सवालिया निशान पैदा होता है कि इसके पहले चुनाव लड़ते हैं रघुनाथपुर से, उसामा साहब आते हैं तो आप सीमांत चले जाते हैं, अवध बिहारी चौधरी के साथ आप घूमते हैं, फिर विरोध करने लगते हैं, तो आप पे भी तो सवालिया निशान होते हैं। हम अवध बिहारी चौधरी कौन होते हैं विरोध करने वाले? हम राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट मांगा, तो मैं तो पार्टी के लिए वोट मारा। तो अभी उसके बाद जब आपको टिकट नहीं मिला तो आप उनके खिलाफ। ये कौन आपसे कह दिया कि टिकट नहीं मिला तो ये हो गया? टिकट नहीं मिला तो आप, ये आपको गलत फहमी है कि मुझे टिकट की नहीं, मैं मान सम्मान वाला लोग। एक बात बताइए, बुरे वक्त में 2024 के चुनाव में कौन खड़ा था राष्ट्रीय जनता दल के साथ? एक बात का हमको जवाब आप दे दीजिए, कौन खड़ा था? गाली दे रहा था, गाली दे रहा था लोग, गंदा गंदा सब लोग उस वक्त खड़े थे। और सुनिए मेरी बात को, जब अभी कंप्लीट हो जाने दीजिए। और उस वक्त मैं दम खम के साथ अपने लोगों के साथ खड़ा था कि नहीं था राष्ट्रीय जनता दल पहले बुरे वक्त में? उसकी बात क्या? 2025 सुनिए, 2025 में जैसे ही
जैसे ही कुछ लोग पार्टी में आते हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब शहाबुद्दीन साहब का परिवार नहीं था तो आप थे, और जैसे ही उनकी एंट्री होती है आप बाहर हो जाते हैं। उनकी एंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आप उसी समय बाहर हुए। वही बाहर नहीं हुए। मेरी सुन तो लीजिए, मेरी बातों को खत्म तो होने दीजिए। जब सदर विधायक जब किसी कार्यकर्ता को फोन नहीं उठाएंगे और बिहारी चौधरी, और नहीं किसी पार्टी फंक्शन में, ना किसी पार्टी के कोई बड़े बड़े आला अधिकारी आ रहे हैं, जो भी नेतागण आ रहे हैं, जब किसी को बुलाना ही नहीं है, कि अब सोच लिया जाना है कि वन मैन आर्मी के पीछे हम भाग गए, कि इन्हीं लोग जो है हमको जिता देगा और इन्हीं लोग हमें हरा देगा। तो उनको उन्होंने पकड़ लिया कि भाई बस ये अब मोटका का पकड़ ली, नहीं तो छोटका का कौन काम बा। क्लियर कट बात। तो उन्होंने 8 महीने तक 9 महीने तक ना हम लोग से कभी टच किया। अब इसका गवाह है बिपिन कुशवाहा। कहिए तो मैं पूछवाया तो बिपिन कुशवाहा से, झूठ बोलने वाला वही रोजा रमजान में। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बिपिन कुशवाहा से पूछिएगा। बिपिन कुशवाहा से जब किसी पार्टी के प्रोग्राम में, जब किसी पार्टी के जब कोई विधायक के साथ खड़े रहिएगा और विधायक को नंदाज करने लगा किसी के लोग किसी के चक्कर में या फिर मोटे आदमी को देखकर, तो निश्चित तौर पे है कि भैया हम कमजोर हैं। अगर हम मजबूत होते तो मुझे भी इज्जत मिलती। मैं इसलिए तो मैंने अपना रास्ता बिल्कुल निकल लिया कि मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुसलमानों की हक की लड़ाई, ना कि खुद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर मुझे चमचा बेलचा बनना होता तो मैं साथ घूमता, आराम से घूमता। मुझे क्या जरूरत थी 60-70 लाख रुपया खर्चा करके और अपनी आवाजों को और अपने कौम को बुलंद करने का। आप जरा गौर फरमाइए कि अगर मुझे ऐसी चीजें होती तो मैं चुनाव न लड़का पीछे पीछे घूम के मैं इतनी दुश्मनियां और इतना परेशानी से मैं क्यों गुजरता भाई। मैं मर्द मुजाहिद हूं और मुझे मेरा काम है अपने हक और हकूक के लिए लड़ना। जब तक ये सांसें चलेगी इसी तरह चलेगी। मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगा। जरूरत आपको है, विधायक आपको बनना है। सवाल है कि अवध बिहारी चौधरी जब उनसे उसामा साहब नाराज थे तो आपको यूज किए, जैसे उसामा साहब राजद में, और आपको हटा दिया गया, यही ना कह रहे? देखिए, अवध बिहारी चौधरी यूज नहीं किए। अवध बिहारी चौधरी के ऊपर भी तो लोग हैं। अगर अवध बिहारी चौधरी हमको पार्टी ज्वाइन कराए थे, आपको मालूम है? तो अवध बिहारी का कोई सीन ही नहीं बनता है यहाँ पे। अवध बिहारी ना हमको ज्वाइन कराए हैं, ना अवध बिहारी हमको इस मंच पे दिए हैं। मैं खुद उसके अल्लाह की मेहरबानी की वजह से मैं उस मंच पे गया और अल्लाह के मदद से ज्वाइन हुआ। किसी ने भी सिवान के लोगों ने ये हमको ज्वाइन नहीं कराया, किसी ने भी। मैं चैलेंज देता हूं, तो मैं क्यों दब के रहूंगा? मैं डायरेक्ट ज्वाइन किया। तो जिनको ताकत था तो अपने ले लिया, अपना चुनाव हार गए, अपना दिमाग अब अस्थिर हो गए, तो वो क्यों नहीं बधाई दिए? आप कह रहे हैं मेरे पर सारा दोष ठोक रहे हैं आप सचिन जी, तो मुझे ये भी बताइए कि अवध बिहारी चौधरी जी ने क्यों नहीं विश किया अपने पार्टी के लोगों को कि मेरे सिवान सदर से 8 विधान से एक मेरे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बने। उनका आप बताइए कहाँ है, कि कौन सी जगह में है उनके शुभकामना मुबारकबाद। उसामा साहब के विधायक बनने से अवध बिहारी चौधरी भी नाखुश है। अब इनकी ये पर्सनल मैटर, लेकिन मैंने तो कोई शुभकामना देखी नहीं ना, हार्दिक शुभकामना देखी। अगर आपके माध्यम से हुआ है तो बड़ा मेहरबानी करके आप जरा दिखा दीजिए कहाँ पे है। अगर आपके चैनल के माध्यम में कहीं अगर मुबारकबाद चाहे शुभकामना हो, चाहे तो ये चीजें आपको ये आप दिखाएंगे ना। चुनाव से संबंधित सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अब उनको समझ में आ गया होगा कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अवध बिहारी चौधरी कोई बच्चे नहीं है। लेकिन अवध बिहारी चौधरी की हार में एक बड़ा फैक्टर मोहम्मद कैफ और बंटी भी रहा। मैं हार में जिम्मेदार हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने जो समय समय पे जो वीडियो वायरल किया अवध बिहारी चौधरी, सुनिए तो ये कि जब चुनाव लड़िएगा तो एक ही ना कोई जीतेगा। अब मेरे वजह से हारे, किसके वजह से हारे, ये जनता बताएगी। जो समय समय पे आपने वीडियो वायरल किया तो वो एक अवध बिहारी चौधरी की हार का एक बड़ा जिम्मेदार रहा। तो ये माना जाए कि अवध बिहारी चौधरी को हराने के लिए मोहम्मद कैफ और बंटी चुनावी मैदान में थे। अवध बिहारी तो मैं चिल्ला चिल्ला के, मेरी फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो देखिए, अवध बिहारी नहीं जीत रहे हैं। आपके चैनल से भी मैंने कहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अवध बिहारी नहीं जीतेंगे, अवध बिहारी नहीं जीतेंगे। फिर भी और लोगों ने लड़ाई तो उन्होंने ही दी। अरे भाई, जब लड़ाई में भी जात नहीं रहेगी कोई नहीं माई के लाल लड़ सकता है। मेरा चैलेंज दे रहे हो। यानी कि अवध बिहारी चौधरी मुसलमान ना रहे तो लड़के दिखा दे राष्ट्रीय जनता दल में, मान जाऊंगा आपको। सचिन जी, अगर मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ छोड़ दे तो आप लिख के रख लीजिएगा क्या स्थिति परिस्थितियां बनेंगी। आप कह रहे हैं कि ये हमारा वोट उनके पास जा रहा तो फाइट पर, तो ये वोट अगर मेरे पास आता, मेरी जात मेरे पास रहता, मेरे लोग मेरे पास रहता, तो मैं भी फाइट में होता। ये आप जान लीजिए। यानी 43% जो अवध बिहारी चौधरी को वोट मिला है वो सिर्फ मुसलमानों का, आपके कहने का मतलब?
उसमें से कम 37% हम मान के चलते हैं। 37%, 35% मुसलमानों का मिला है। तो आखिर मुसलमान महागठबंधन के साथ क्यों भाग रहे हैं, जबकि आप बार बार बता रहे जरूरी हैं? है कि कि वो महागठबंधन के साथ जा रहा है। कहाँ जा रहा है महागठबंधन? अभी तो तो वही आपको इतनी देर से क्या शिकार मैं कह रहा हूँ, तो आपके साथ क्यों नहीं आ रहा है आखिर? भाई, वक्त है, समय आएगा। ये जो परिस्थिति जो भारत में बन रही है, वो जाएंगे कहाँ? उनको समझ में आ रहा है कि क़यादत कितनी जरूरी है, हिफाजत कितनी जरूरत है, ये उनको समझ में आ रहा है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी चीज जाने में वक्त लगता है, और मुसलमान जिस पे भरोसा अगर एक बार कर लेता है तो कुछ लंबे समय तक उसको वक्त देता है। जिस दिन मुसलमान मोहम्मद कैफ पे भरोसा करेगा, फिर मोहम्मद कैफ बहुत लंबा रेस का घोड़ा हो जाएगा। चुनाव के बाद तो आप गायब हो गए, लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं। आपको लगता होगा ना, कहाँ आपको दिख रहे हैं? साइड पे सक्रिय नहीं हूँ, और जिन बातों को रखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे अभी जाना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमको हमारे लोगों के बीच में कितनी जरूरत है क़यादत, कितनी जरूरत है अपने मौजूदा। हर आदमी, हर जात में लोगों को परंपरा बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जहां जिसको जरूरत पड़ा है वो अपने साथ चला जा रहा है। हमारे साथ हमारा कौम का लोग नहीं आ पाया, उसको डराया गया, बोला गया कि हार जाएगा, कोई फायदा नहीं है, बहुत सारी चीजें हुआ। लेकिन लोगों के ये ज़हन में नहीं आया कि 25 सालों से तो सरकार आई ही नहीं है, तो कम से कम एक बार तो अपने लोगों पे भरोसा कर ले। हमारा वोट इतना है, अगर वो भरोसा करते तो हो सकता था कि आने वाले दिन में। अब ये बताइए आप, एबीसी बहुत बिहारी चौधरी जी जो है, उनका तो लास्ट स्टेज है। क्या मुसलमान फिर अब कोई दूसरे ही चौधरी को लेके आएगा, किसी दूसरे ही यादव को देगा? लाइन में उनके भतीजे हैं, जीवन यादव लाइन में। यही ना, मतलब 40-50 साल से बस यही चलता रहेगा। अब्बा, अम्मा, दादा, चाचा, चाची वाला ना, मतलब बदलेगा नहीं। फिर मुसलमान मतलब यादव ही की वोट दे। फिर यहाँ पर चाहे वो हारे चाहे जीते, मुसलमान उनसे सुरक्षा हो जाएगी। मुसलमान की सुरक्षा ये कर देंगे और गाली सुनेंगे। एक सवाल है बंटी जी, यहाँ रोकेंगे आपको। आपके साथ आपकी माता श्री जब चुनाव लड़ती है तो हिंदू मुस्लिम सभी वोट मिलते हैं, तब आप जीतते हैं। आपको जो 3000 वोट मिले हैं उसमें भी हिंदू लोग जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके साथ है, उन लोगों ने वोट किया। फिर आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों? मुस्लिम के कहीं मेरा विवादित बयान है तो बताइए। मैं किसी हिंदू को आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का काम सबको देखना होता सवाल है। पूछना है तो पूछ लिया। जब मेरी माता श्री यहाँ है तो 10 साल से क्यों जीत रही है? अगर मैं मुसलमान ही चिल्लाता हूँ तो फिर हिंदू वोट क्यों देते हैं? मैं अपनी हक की बात करता हूँ, ना किसी की हक की छीनने की बात करता हूँ। अगर हक होता है तो सबके लिए होता है, बराबरी होता है तो सबके लिए होता है। हम अपने हक, मेरे मेरे कौम में हक नहीं है। मेरे कौम को लगातार बीजेपी टारगेट करके काला कानून से लेके हर वो चीजें कर रही है जिससे मुसलमान तकलीफ में हो। इसी वजह से मैं अपने कौम की बात करता हूँ। अगर सेकुलर लोग रोड पे से लेके सदन तक अगर आवाज उठाते हैं कि इस हिंदुस्तान में संविधान की बात होगी, संविधान में सब आते हैं, किसी के साथ दोहरा नीति नहीं अपनाया जाए, सबको एक मान सम्मान के साथ जीने का हक है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नहीं बोलेगा तो मोहम्मद कैफ तो बोलेगा ही बोलेगा। क्योंकि मोहम्मद कैफ तो सदन में है नहीं कि मेरी आवाज गूंजेगा, लेकिन जहां है मोहम्मद कैफ अपने कौम के लिए बोलेगा। इसीलिए लगता है, और अभी सुनिए, जितना भी चीजें हुई है, जितना भी लोग हैं, जितना भी हमारे क्लब है, दोस्त है यार, सब तो नॉन मुस्लिम है। और सब जब नॉन मुस्लिम है तो उसके बाद ही मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि मालूम है उसे वो हक की बात कर रहा है, वो अपनी बात नहीं कर रहा है। जब तक उसके अपनी कौम मजबूत नहीं होगी तो फिर दूसरे कौम को कैसे वो मजबूत करेगा? कोई भी सवाल उठा देगा, पहले अपने घर को देखो, अपने घर को बचाओ, अपने घर को बनाओ। अगर इन चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो दूसरा घर आपसे बनने जा रहा है। लगता है कि आप दूसरे गलत पार्टी में आ गए, क्योंकि जिस पार्टी में आप हैं, AIMIM की बात कर रहे हैं, उससे बीजेपी की बी टीम का आया था। रोकेंगे आपको। पहले सदर विधानसभा में मंगल पांडे उठ रहे थे, यहाँ पे सीट दिया। गोपालगंज में लग रहा था कि महागठबंधन जीत जाएगा, वहां पे सीट दिया। ऐसे जहां 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 लग रहा था कि जो बीजेपी गठबंधन है वो हार रही है, वहां AIM के प्रत्याशी उठे। ये हम नहीं कर रहे, ये सारे जो महागठबंधन के लोग उन्होंने करा। हम लोग तो 30 सीट पे 35 सीट पे लड़े, बाकी के कह रहा हूँ जहां जहां लग रहा था कि कमजोर नहीं रहे। 30-35 सीट पे लड़े हैं। हरियाणा में वही लड़ते हैं, दिल्ली में वही लड़ते हैं, केरला में वही लड़ते हैं, बंगाल में वही लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वही लड़ते हैं। तो मतलब MIM ही आपको लगता है? और जितने भी पार्टी आ रहे हैं, IP गुप्ता हो, मुकेश सहनी हो, चाहे कोई भी हो, तो उनपे ये बात नहीं लगता है।
मुसलमान पे ही अटैक क्यों लगेगा? मुसलमान अगर अपनी पार्टी बनाएगा, मुसलमान अपनी हक लड़ेगा, मुसलमान अपनी विधानसभा में जाने के बाद करेगा तो वो बीजेपी 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, बीजेपी 2 बोले। एक चीज हमको बात बताइए आप, अभी आपने देखा होगा कि जब पूर्णिया में 2024 का चुनाव था तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने डायरेक्ट कहा, या तो आप हमारे पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए और नहीं तो बीजेपी को जिताइए। कौन बीजेपी 2 है बताइए हमको आप। हम लोग के जवान से किसने सुना कि आप हमको वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी को दीजिए? ये कहाँ का सिस्टम है भाई? साफ तौर पे हमारी पार्टी जितनी अच्छी है, जिस तरीके से मजबूती से अपने काम मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए लड़ रही है, उस हिसाब से भाई बदनाम करना, ब्लेम लगाना एकदम नॉर्मल बात है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन चीजों पे मैं पीछे जाऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। आपकी मुझे पार्टी इतनी अच्छी है तो फिर 5 वोट लेके क्यों कह रहे हैं कि हमको अपने साथ रख लीजिए, नहीं तो 5 वोट नहीं देंगे? कल जब तो आप पार्टी अच्छी है तो नहीं रहना चाहिए। नहीं, कल का मुसलमान ये ना कहे ना कि आज देखिए ना, एक तरफ कहते हैं हम लोगों की ये तेजस्वी यादव महागठबंधन के सरदार कह रहे हैं कि ये लोग कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी बोले, और एक बार कह रहे हैं उनके पार्टी के कि हमको वोट दे दीजिए राज्यसभा में। अब बताइए, आप तो बीजेपी का वोट, हम लोग बीजेपी के लिए काम करें तो वोट माने। जो भी अगर बीजेपी के बात कहेंगे ना उसको चप्पल से मारने का हम लोग काम करें, तबड़ा के। वो जमाना गया बोस, जो जमाना गया, क्या कहेगा लोग तो? जो भी बीजेपी का 2 हम लोगों को कहेगा उसे हाँ, मुसलमानों को खास तौर तो उसको भी चप्पल से मारा जाएगा। इसलिए मारा जाएगा कि ए बेहुदा, तुम 25 साल से तो यही चूतिया बना बना के मुसलमानों को तो तुम ठग रहा है, और जब मुसलमानों की पार्टी आई, मुसलमानों के नेता बन रहे हैं, मुसलमानों के विधायक बन रहे हैं, तो तुमको बीजेपी 2, तुमको तो 25 साल दिया गया ना, 30 साल, तो तुम आखिर क्या किए मुसलमानों के लिए? क्या किए? क्या तुम उसी को लेके आए जो पुराने लोग हैं? पुराने लोग तो आज तक कहां से कहां फेंका गए, कहां से कहां फेंका गए, और इनका ठेकेदारी है। देखिए ना, फातमी साहब का बयान आया था हमले के पार्टी के प्रति और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति, और उन्होंने क्या कहा कि हैदराबाद क्या बात बोलते हैं और अपनी बेटी को हैदराबाद जाकर पढ़ाते हैं। तो बीजेपी की कॉलेज पढ़ाने की क्या जरूरत था फातमी साहब को, और उनकी बेटी डॉक्टर भी बन गई। इन सब बातों पे नहीं जाना है, असल काम में ध्यान देना है। जो परिस्थितियां देश में बन रही है, जो परिस्थितियां देश के भविष्य के लिए है, जो परिस्थितियां देश के लिए उज्जवल भविष्य के लिए, उस पे हम लोगों को काम करना है। एक सवाल है, जैसे फिर हम लोग लौटेंगे सीवान सदर विधानसभा की। आपने एक बात कही कि यहाँ पे बीजेपी के नाम पे मुसलमानों को डराया गया। अब नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, और पहली बार बिहार के इतिहास में ये पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो मुसलमानों को कितना खतरा है? देखिए, मुसलमान को खतरा अगर है तो मान के चलिए कि सबसे ज्यादा जो कट्टरपंथी उनसे खतरा है। आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, ये लोग ऐसे से नफरती बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, और खतरे की घंटी इसीलिए बज रही है। अगर अगर 5 मिनट का अजान होता है तो इसमें भी आपको परेशानी है, और आप उसको दूसरे मायने में रख लेते हैं, दूसरी भावना में चले जाते हैं। कोई लड़का अगर ट्रेन में जाता है, कुछ खा ले रहा है, तो उसके लिए देख रहे हैं कि बेअदबी हो रही है। कोई 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 बड़े बुजुर्गान कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके पीछे में जय सिया राम का नारा लग रहा है। तो ये सब डर नहीं है, ये एक कुरेदने वाली चीज है कि पूरा माहौल खराब हो जाए और हिंदू एक जगह खड़े हो जाए, मुसलमान एक जगह खड़े हो जाए, हिंदू एक जगह खड़े होंगे, वोट ज्यादा होगी, सरकार हमारी बनेगी, पापी पेट पे सवाल नहीं होगा, पापी नौकरी पे सवाल नहीं होगा, भारत को बढ़ाने का सवाल नहीं होगा। इसलिए ये चीजें बहुत ही खतरनाक। अच्छा बात बताइए हमको, मैं जानना चाह रहा हूँ, मस्जिद कहाँ तक का, अगर खुदा ना खास्ता सोचिए कि अगर मंदिर जिस तरीके से मस्जिद टूट रहे हैं, अगर मंदिरों पर सवाल उठ जाए तो आप समझ रहे हैं कहां से कहां किस तरीके से माहौल हो जाएगा। अगर मुसलमान पीएलए दाखिल करे, कोर्ट में जाके हर चीज का हस्तक्षेप करे, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरे सीवान में मंदिरें हैं सब क्या लीगली हैं? लेकिन एक चीज जरूर है, वो पूजा का स्थल है, भावनाओं का स्थल है।
उसमें छेड़छाड़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं। और यहाँ तो जमीन वाले को जमीन छीन के उसकी मस्जिदों को तोड़ दी जा रही है और कहा दिया जा रहा है कि आप जाइए बाद में पेपर देखें। ये कहाँ का सीन है? मैं आप देखे होंगे यहाँ पे शेखर सिनेमा के सामने एक संतोषी माता जी हैं, उनकी मंदिर है। आज से नहीं, मैं बचपन से नहीं, जब से पैदा हो तब से देख ही रहा हूं मैं। पहले छोटे थे, गौर कीजिएगा मेरी बातों को, अब कितने बड़े हो गए, अब हो गए। मैं चैलेंज देता हूं, वो जमीन अनलीगल में है, लेकिन मैं इसको भी कहता हूं कि अगर वो बन गया है और उस पे लोगों का आस्था जुटा हुआ है, तो कोई माइक अलग छुएगा तो उसको हम लोग विरोध करेंगे। उसका हम विरोध करेंगे क्योंकि हमारा बचपन इसी मंदिर के सामने से गुजरा है। इस मेरा बचपन जो है इसी के सामने से, मैं बाजार गया हूं, आया हूं, तो मैं इसे देख रहा हूं, उसे लोगों से भावनाओं को देख रहा हूं, तो उसे अगर सवाल करता हूं तो मैं गलत हूं। मुझे इस चीजों पर ध्यान देना है। ये स्वार्थ की चीज है। अगर इसे अब इस पे जाके मैं जाके दाखिल कर दूं, कोर्ट में विवाद करूं, तो कल को आप ही बोलिएगा अरे मोहम्मद कैफ तो एकदम खत्म आदमी है, एकदम बेकार आदमी है, इतना बढ़िया सवार सीमांचल, इसको क्या जरूरत था। इन सब चीजों से खतरा है देश को और मुसलमानों को, कि आप जबरदस्ती का आप मस्जिद में बार बार कर रहे हैं, कभी दरगाह को कर रहे हैं, कभी अजमेर को कर रहे हैं, कभी हमारे मदरसा को बंद करा रहे थे। भाई आखिर क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है? मुसलमान होना देश में गुनाह है और संविधान ये हमारी ताकत दी है। और हम लोग यहाँ पे जब देश बंटवारा हो रहा था तो हम लोग किसी के कर्जा में थोड़ी थे, हम अपने मर्जी से थे और हमने पाकिस्तान को लात मारा, ठुकरा दिया कि नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जिनको जाना है जाओ। मेरा मादरे वतन, मेरा जन्मभूमि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, मैं यहां रहूंगा। ये मुझे 7 रंगों वाला पसंद है, मुझे अजान भी पसंद है तो मंदिर का घंटी भी पसंद है, मुझे टोपी पसंद है तो मुझे टीका भी पसंद है। मैं इस पे काम कर रहा हूं राम रहीम को बनाने की, और यही आपसी संवाद को बिगाड़ने में लगे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन सफल नहीं होंगे क्योंकि शैतान कुछ दिन के लिए रहता है, वो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल खत्म होगा। एक हम लोग सवाल करेंगे ईरान में, और ईरान इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति थे खामनेई साहब, उनका निधन हो गया। और जो विभिन्न समाज के लोग हैं, शिया समाज के लोग, उनके द्वारा एक रैली निकाली गई। तमाम लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं कि ईरान में हुआ तो यहाँ निकालने की क्या मतलब है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगभग ईरान में लगभग 40,000 लोग हैं, 40,000 लोग हैं वहां पे। और इजराइल में लगभग वहां भी कुछ 19-20 हिंदू लोग हैं, जो हम लोग के भाई हैं, वो लोग वहां पर रहते हैं, वहां के निवासी है। ईरान में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीजें दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, वही 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 जो जो बात है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ईरान में 2-3 ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, 2-3 ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, जो हिंदू समुदाय के तेहरान, बंदर अब्बास और जाहेदन में निवास करते हैं। ये कहाँ है? ईरान में है, तेहरान में। और पूरे तरीके से पूरे लोगों को देखते हुए ईरानियों ने कोई भी परेशानी नहीं, और हिंदू भाई हमारे जाके वहां पर मंदिर में अपना आराम से जो चीजें अपना पूजा पाठ करना वो कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, ये ईरान में सुनिएगा आप, 40 आबादी प्रमुख बंदर अब्बास मंदिर, ये 19वीं सदी में बनी थी, ये 19वीं सदी में थी। और जाहेदान का मंदिर, ये भी एक पुरानी धरोहर है। देखिए क्या कह रहा है गूगल, धरोहर, मतलब समझ रहे हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरी वाला चीज। अब आइए, ये ईरान के चीजें होंगे, कितना मोहब्बत है हिंदुस्तान के और हिंदुओं से, कितना मोहब्बत है हिंदुस्तान और हिंदुओं से कि वहां मंदिर भी है और ऐतिहासिक मंदिर है, 19वीं सदी में बना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यही चीज मैं समझ, अब आ गया मैं इजराइल में। इजराइल क्या कह रहा है कि इजराइल में कोई भी आधिकारिक हिंदू मंदिर नहीं है, और हिंदुओं की आबादी लगभग 15 से 20 हजार है, ऊपर ही हो सकता है, कम नहीं होगा। और
इसमें देखिए क्या लिख रहा है, कारण यहूदी कानूनी मूर्ति पूजा के खिलाफ है। यहूदी कानून में मूर्ति पूजा के खिलाफ है इजराइल, यहूदी के कानून में। और यहाँ के कट्टरपंथी, यहाँ के लुच्चा लफंगा उसको कह रहे हैं कि इजराइल को समर्थन। उन लोग बेहुदा को मालूम भी नहीं है कि तुम्हारी मंदिर, तुम्हारा जो आस्था का स्थान वो ईरान में है, और जो तुम जिसकी पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, उसे बनने तक इजराइल में नहीं अलाउड किया गया है और काला कानून की तरफ से रोक दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि खेमनई से जो लफड़ा है वो इस्लाम से, इस्लाम भर से चल रहा है। यहूदी जो कुरान कह रहा है, हमारी दुश्मनी में सबसे पहला नाम जो आता है वो यहूदी आते हैं। जब तक कब्र तक हम नहीं जाएंगे तब तक उनसे लड़ते रहेंगे। यहूदी ऐसे खतरनाक जात है, इतना भयानक है कि हिंदू संगठन में आएंगे, टीका भी करेंगे और माला भी लेंगे, राम राम जपेंगे भी, आपके साथ सब काम करेंगे और मौका मिलेगा तो आपको जहर दे देंगे। इसीलिए हमारा कुरान कहा है कि यहूदियों के खिलाफ रहना। यहूदी किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। इस्लामिक देश क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? यूएई हो गया, दुबई हो गया, इस्लामिक, देखिए इस्लामिक कंट्री जो खाली नाम का इस्लामिक है, काम का इस्लामिक नहीं है। अब सऊदी अरेबिया में पब खुल रहा है, सऊदी अरेबिया में थिएटर खुल रहा है, सऊदी अरेबिया में नचनिया बजनिया वाला काम हो रहा है, तो अब उसको कैसे कहिएगा? अब वहां का जो सलमान कौन, हमको नहीं, और मैं सऊदी अरेबिया का फॉलोअर नहीं है भैया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ। सऊदी का मतलब एक सवाल ये भी उठ रहा है सोशल मीडिया पे कि पहलगाम हमले पे, आपकी बात नहीं हो रही है, पहलगाम हमले पे मुस्लिम समाज के लोग चुप रहे। आपने बोला था, आपने आवाज उठाया था, हमने न्यूज चलाया था, मुस्लिम समाज के लोग चुप रहे। दिल्ली में आतंकवादी होता है, जहां तहां देश में होता है, उस पर चुप रहते, और ईरान के जब खामनेई साहब का निधन होता है उस पर आवाज उठाते, उस पर क्या? देखिए ये गलत बात है। आपको ये जो न्यूज है कि आपको कह रहे हैं कि नहीं वही कहते हैं आप। देखिए ये कुछ लोग हैं, आप जो कह रहे हैं पहलगाम का पहला सवाल बताइए, 25 किलोमीटर अंदर कैसे टेररिस्ट आ गए? सवाल मेरा ये है, क्या ये एक षड्यंत्र नहीं है कि उतने बॉर्डर से अंदर आके आतंकवादी आके हमारे भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर दिया? उसमें एक ही खराब काम किया कि उसने पूछ दिया, इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। इसी वजह से सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि देखिए कत्ल कहीं से भी जायज नहीं है। कत्ल उसी वक्त जायज है जो कोई आपको मारता है तो आप मारिए, लेकिन यहाँ भी वो भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो संविधान की व्यवस्था है, अगर आपको मारता है तो एफआईआर कीजिए, आवेदन दीजिए, कानून की व्यवस्था में जाइए। गलत नहीं बोल रहे हैं हम। तो ये जो चीजें हो रही हैं, जो खासकर जो जिनको देश से प्यार ही नहीं है, जो नफरती बातें करते हैं, पहलगांव चाहे कोई भी हमारा आर्मी के एक जवान भी यार शहीद होता है तो वो अपने यार, आप समझिए ना, वो मेरे वो क्या बोलते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़ा, और उसको वो अगर मरे और आंसू ना गिरे, दिल ना रोए, ये हमारा दीन नहीं कहता है। मेरा दीन कहता है, सुनिए क्या कहता है। मेरा दीन कहता है कि पहले तुम अपने देश को बचाओ, पहले अपने तुम वतन को बचाओ, अपने मुल्क को बचाओ, उसके बाद कोई काम करो। जो तुम मुल्क ही नहीं रहेगा तो तुम तो कैदी हो जाओगे। अगर हिंदुस्तान ना रहे तो हम किसी की गुलामी ना होंगे। ये शब्द अगर हट जाए, भारत का शब्द हट जाए, तो हम तो गुलाम रहेंगे। तो पहले हमारा देश के बॉर्डर, देश के सिपाहियों के साथ, फौलादी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आप होगा। ये सब चीजें जो हो रही है, ये सब बेबुनियादी बातें हो रही है कि हमारे कौम का लोग ऐसे ही, थोड़ी इतिहास है। इंडिया गेट पे लिखे हुए नाम के, ये नामों के जो नामांकित किए गए हैं, ये एक गवाह है जो आने वाले नस्लों को दिया गया है कि आप देखिए ये जो कुर्बानियां है, ये देश में जो स्वतंत्रता लेके, जो क्रांतिकारी लेके, सबके साथ सबको लेके आया, ना कि कोई व्यक्ति विशेष आया। इस चीज को मान रहे हैं ना आप? ये बेबुनियादी बातें हैं। कल भी दुश्मन है पाकिस्तान, आने वाले दिन में भी दुश्मन रहेगा। हमको मालूम है वो कभी सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मानसिकता क्या है? उसकी मानसिकता जो है सिर्फ एक वर्चस्व की मानसिकता है। उसकी मानसिकता है कि किसी तरह अमन चैन भारत का खत्म किया जाए, आपसी में लड़े, लेकिन इतना ऐसा देश नहीं है। 140 करोड़ की आबादी का देश है, और किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारे देश को तोड़ने का काम करे। किसी बाप की औकात नहीं कि मेरे देश को कोई बदनाम करे कि हम मुस्लिम जो है पहलगाम जैसे चीजों पर बात नहीं करते हैं। मुस्लिम पहलगाम
आप भेजिए नहीं, सिवान से 1000 लोग जाएगा मुसलमान, 1000 लोग जाएगा बॉर्डर पर, दियो ये नौकरी। आने तो कहिए आप, भारत सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने मुसलमान भाई है सबको नौकरी दे दीजिए और बॉर्डर भेज दीजिए। 40 करोड़ 35 करोड़ बाद ये देखिए ना, या तो फिर यहाँ के मुसलमान रहेंगे या तो पाकिस्तान रहेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे लड़ते लड़ते, तो आप ही रहिएगा, बनाते रहिए हिंदू राष्ट्र, तो भेजिए ना डॉक्टर, तो पता चल जाएगा। एक ये सब बेबुनियादी बात कर करके युवाओं को बहकाने का काम किया जा रहा है, युवाओं को वापस बदलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। देश पहले है, फर्स्ट इंडिया, उसके बाद ही कोई बात होगा। वापस हम लोग सिवान विधानसभा पे लौटेंगे। चुनाव हारने के बाद कभी आपने मंगल पांडे से मुलाकात की, बधाई दी? मुझे कोई जरूरत नहीं लगा है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी देख लेता है। आपके भी विधायक? बिल्कुल ही है भाई, पूरे सिवान के सदर विधायक है वो। कोई कहे कि फलाना ये तो गलत बात जाएगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? ये लिखतम है, बख्तम थोड़ी है। क्या लग रहा है, उम्मीदें हैं कि मंगल पांडे सिवान के विधायक बने, विकास होगा उनके कार्यकाल? देखिए, मंगल पांडे जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से सिवान में विकास का काम करना चाहिए, किस तरह से आपसी सौहार्द बनाने का काम करेंगे। और एक और चीज है, जिस तरीके से मंगल पांडे ने अचानक से चुनाव आके लड़ा, उसके बाद से जिस तरीके से लोगों का दिल जीता, तभी तो उन्होंने अपना मैच जीता। तो एक जरूर मैं कहना चाहूंगा, और खासकर अपने सदर सिवान विधायक से, कि आपसे हम लोग को बहुत ही अपेक्षा है और बहुत ही उम्मीद है कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मुसलमानों के लिए दुख हो, मुसलमानों के लिए दर्द में हो। उम्मीद है कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं और बिहार सरकार में बहुत ही एक पुराने, एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो मुझे उम्मीद होगा ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे कि मुसलमानों का दर्द जो है सामने उभर के आए और सिवान में आपसी संवाद बना रहे। और मुझे उम्मीद है कि मंगल पांडे मुसलमानों के लिए मंगलमय जरूर होंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद मंगल पांडे और जय चौधरी के घर जाते हैं, मिलते हैं, और ये जो तस्वीर आती है, तो इससे एक मैसेज जाना चाहिए कि चुनावी मतभेद अलग होने चाहिए, सभी नेताओं को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। क्या ये एक अच्छा संकेत? देखिए, हाँ, ये चुनाव उस तक का लेवल है, और क्योंकि ये लड़ाई जो है मन की लड़ाई थोड़ी है, तो मत की लड़ाई है। तो मत की लड़ाई में जहां तक था वो जीत गए, वो हार गए, अपने गए। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि ये तो चले भी गए जीतने के बाद। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, सरकार बनी, कुछ ही दिन के बाद सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी के घर गए थे। तो जो राष्ट्रीय जनता दल में जीते थे, तो उनको क्यों नहीं बधाई दिए थे? आखिर क्या परेशानी रह गई, कहाँ कमियां रह गई? समीक्षा बैठक उन्होंने क्यों नहीं कर पाए रहे? ये तो समझने वाली बात है ना। अभी देखते रहिएगा, बहुत सारे खेल है। राष्ट्रीय जनता दल चरमरा गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। आखिरी सवाल, एक मिनट से चरमरा गई है। उसको अभी देखे होंगे कि वहां से उठा के भेज रही है आपको गोरिया कोटी उठा के भेज रही है बरौड़िया, और इधर अलग अलग कहानी में इस सीन चल रहा है, आप देख रहे हैं। और देखिए, हमारी जो पुराने कार्यकर्ता थे, चाची जी, लीलावती चाची जी, हम लोग को तो बहुत हमारे घर से और हमारे माता से, या फिर जिससे बहुत ही अच्छा है, वो जहाँ भी रहेंगी उससे हम लोगों को कोई जो रिलेशन है इंशाल्लाह ताला वो रहेगा। क्योंकि रिलेशन जो है बहुत ही कीमती चीज होता है, कि पार्टी से और लोगों को वैसे हम तोड़ ना दें। वो हट गई, अजय पासवान हट गए, अजय भास्कर जी हट गए, हनी वर्मा हट गए, और ये तीनों किनके खास थे? मोहम्मद कैफ के खास थे। जिनके खास थे, तो अब आखिर वो क्यों हट गए? आखिर क्या कारण रहा? और लंबे समय से, लंबे दिनों से थे, आखिर क्यों हट गए? ये इनका जवाब कोई देगा? अरुण गुप्ता आ गए, जो गाली दे रहे थे हमारे साहब को, वो आ गए, बगल में बैठ रहे हैं। जीवन यादव आपने देखा होगा, इसका रिकॉर्डिंग भी चला, वो भी बगल में बैठ गया। और जो 24 में राष्ट्रीय जनता दल के लिए दमखम से काम किया, वो आउट हो गया, बाहर हो गया। और जो उनके साथ था वफादारी के साथ 24 में, वो भी बाहर हो गया 25 में। आप देख लीजिए। एक आखिरी सवाल, गलत बोलो तो बोलिए आप। 24 में इन लोग का भी साथ था, इनके लोग भी छोड़ दिए। राष्ट्रीय जनता दल के साथ था जो, तो राष्ट्रीय जनता दल ने 24 में उनको भुनाया, और 25 में उनको बोला भैया काम खत्म है, आपसे रिश्ता खत्म है, चलिए आप देखिए। ये स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है।
टकटका के बैठे हुए थे यहाँ पे, महमूद अंसारी टकटका के बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोग बड़िया में धुरंधर लोग बैठे हुए थे, पैसा लेके बैठे हुए थे, लेकिन वहां चला ही नहीं। वहां चल गया अरुण गुप्ता का, रिसोर्ट का मालिक क्या चल गया। अब बताइए। ये एक हार का बड़ा कारण रहा पैसे लेके। अच्छा एक बात बताइए, अरुण गुप्ता को आप किस नजरिए से देखते हैं? कहाँ उनका सोशल वर्क है बताइए ना, हम तो जानते भी नहीं थे। हम जानते भी नहीं ना, हमसे कभी मुलाकात है ना कभी। अब वो, अरे वो तो रिकॉर्डिंग सुने थे, तो वो तो असल असल चीज निकल के बाहर आ रहा, तो वो दिखाई दिया ना। उसके बाद भी पब्लिक उसको वोट दिया, वोट भी जा रहा है। एक तरफ कह रहा है कि साहबुद्दीन साहब के हम साहेबवादी हैं, और एक तरफ कह रहा है कि साहबुद्दीन साहब को गाली देने वाला कभी वोट जाएंगे। क्या कीजिएगा, मुसलमान खतरे में है, मेरा गोश्त खतरे में है, बंद हो जाएगा। तो उसको कौन खाए? वो भाई लड़े लड़े अपने ये करे। जब मुसलमान ही नहीं समझ पा रहा है कि तुम एक बार कहते हो कि साहेबवादी है और गाली दे रहा हो, फिर उसको वोट भी दे रहे हो, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, साहबुद्दीन साहब को गाली देने वालों को गाली दे रहे हैं, जो बोल रहा है उसका माँ बहन कर दे रहे हैं, हम बेखौफ होके कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, तो हमको उल्टा बोल रहा है। तो देखिए जमाना है, तो क्या कीजिएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह पे भरोसा है, नमाज पढ़ते रहेंगे अपना हम, और अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि काम खत्म तो रिश्ता खत्म, ये खत्म तो वो खत्म, ये हमसे नहीं होगा। जिसके साथ रहेंगे बखूबी सचिन जी ईमानदारी के साथ हम रहेंगे। आखिरी सवाल, रघुनाथपुर से आप चुनाव लड़े हैं और इस वक्त आपके जो साहेब आप बोलते हैं कि मेरे आदर्श से उनके पुत्र ओसामा साहब चुनावी मैदान में जीत हासिल की, सिवान के 8 विधानसभा में एकमात्र उन्होंने सीट हासिल की। इस ओसामा साहब के विधायक बनने को किस नजर से आप देखते हैं, क्या बधाई दी? देखिए, आज जो एक विधायक राष्ट्रीय जनता दल का सिवान में नजर आ रहा है, ये हमारी दिन है। अगर मैं मुसलमान 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 नहीं चिल्लाता तो मुसलमान उठता भी नहीं, तो उठते से पहले ही बोलते हार जाएगा। तो हिम्मत दिखाई एक मुसलमान ने और लड़ने का काम किया, और लोगों ने भरोसा किया, और उनके भरोसे पे खरा उतरने का काम है। ओसामा साहब अगर चुनावी मैदान में उतरे तो मोहम्मद कैफूर बंटी की देना। बिल्कुल, उनको मेरा चैलेंज है। 2020 के चुनाव में मैंने ही पोस्टर लगाया था। मैं तो ऑथेंटिक हूँ भाई, मैं मुंह पे बोलता हूँ, कोई पीठ पीछे बोलने वाला। वोट मांगे तो पहले पहले मैं वोट कैसे मांगता था? मैं दूसरे पार्टी में हूँ, मैंने उनको शुभकामना पहले ही दी थी। ये आप भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं, क्योंकि मैं कौम की बात करता हूँ, कौम से अलग है। अब उनका जीत गए अपना विधानसभा, अपने जो रघुनाथपुर विधानसभा है, तो उसमें अपना काम करके और अच्छा जगह बनाए, अपने वालिद साहब का नाम रोशन करे। हम लोग को तो यही होगा। और अच्छा हुआ कि वहां से कुछ कीड़े मकोड़ों को इधर भेज दिए, तो वो कीड़े मकोड़ा वहां रहता तो वो भी हार जाते। चलिए, सिवान की जनता से जी आप समझ लीजिए, जो चुनाव उनका जो भी लड़वाया, काबिले तारीफ लड़वाया, कि कुछ जो जो अगड़म बगड़म लोग था उसको इधर उधर छितड़ा दिए, तो वो लोग भी उसका वोट वोट खराब कर देता, और वो विधायक भी नहीं मान पाते, सारा कर्म लगवा देते सब। ऐसा ऐसा कचड़ा कचड़ा लोग है, हम जानते हैं। खुश हैं ओसामा साहब के विधायक? क्यों नहीं खुश होंगे? एक मुसलमान का विधायक सिवान में होगा, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या बात हो सकती है? किसी कोई भी किसी भी पार्टी से हो, अगर वो जीत के आता है तो निश्चित तौर पे उसके दिल में थोड़ा सा भी जरूर होगा मुसलमानों के लिए मोहब्बत, तो जरूर सदन में आवाज को बुलंदी के तौर पे बहुत ही तगड़ा आवाज उठाएगा। और कम से कम एक तो जो एक सूखा था काफी सालों से, एक मुसलमान का विधायक नहीं है, वो तो एक बन के आया। और उम्मीद करते हैं कि 2030 में जो होगा, इस बार 2-3 होगा, क्योंकि एमआईएम भी बहुत तगड़े हिसाब से लड़ रही है, और लोगों ने भी तो समझ लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने से तो कोई फायदा है नहीं है। 2030 में दमखम के साथ आएंगे। 4 सीट से लड़ेंगे हम यहाँ 4 सीट लड़ेंगे। हाँ, एमआईएम 4 सीट लड़ेगी, और एमआईएम के साथ यादव भी आएंगे, राजपूत भी आएंगे, पिछड़ा भी आएंगे, अति पिछड़ा भी आएंगे। उनको भी टिकट देने का काम मोहम्मद कैफ अपने पार्टी के द्वारा करवाएगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष से कह के, उसे गुजारिश करके दिलवाने का काम करेगा। क्या अपील करेंगे जनता? जनता से यही अपील करेंगे कि जो विधायक बने हैं, जो है, उनसे उम्मीद लगाइए, कुछ दिन तक उनको मौका दीजिए। अगर उनका काम अच्छा ना लगे तो आप उनका जो एक विरोध करने का तरीका है, जो एक संवैधानिक है, उसके हिसाब से विरोध कीजिए, क्योंकि विरोध एक स्वतंत्र का बहुत बड़ा हथियार है, और इससे पता चलता है कि आप आजाद हैं। अगर रोड पे एक ही आदमी अगर झंडा लेके जाता है, विरोधी झंडा हो, अगर काम से संतुष्ट नहीं हो और विरोध करके झंडा लेके जाता है, तो यकीन जान लीजिए कि लगता है कि संविधान अभी जिंदा है। तो हम तो कहेंगे मंगल पांडे जो है, और जो विधायक यहाँ पे जीते हैं, जो अगल बगल के जितने भी विधायक, 7-8 विधायक जीते हैं, सबको कहूंगा कि लोगों के लिए काम कीजिए, अपने सिवान को आगे बढ़ाइए। आपके पास पूरा वक्त, अभी 4.5 साल वक्त बचा हुआ है, और
लोगों को दिल में जीतिए, बाकी इंशाअल्लाह ताला लेकिन काम अगर नहीं कीजिएगा तो भाई मोहम्मद कैफ तो आपको घेरेगा, ये तो कंफर्म रहिए। एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से जरा सुनिएगा। जिस तरह से आपने बताया मंगल पांडे के आने के बाद लीलावती गिरी, अजय भास्कर चौहान, हनी वर्मा, और इसके बाद मंगल पांडे अवध बिहारी चौधरी के घर गए, और अवध बिहारी, आपने ही बताया कि अवध बिहारी चौधरी के कई लोग मंगल पांडे के साथ चुनावी मैदान में लड़े हुए थे जिताने के लिए। सवाल है कि जैसे आपने बताया कि राहुल तिवारी आपके मित्र हैं, और जिस तरह से लीलावती गिरी, अजय भास्कर चौहान, हनी वर्मा बीजेपी में शामिल हुए, क्या लगता है आने वाले समय में अगर राहुल तिवारी अपने मित्र मोहम्मद कैफ और बंटी को भाजपा में शामिल कराएंगे तो क्या मोहम्मद कैफ और बंटी भाजपा में जाएंगे? ये सब बेतु का सवाल है। टोपी का जो कदर करेगा, दाढ़ी का जो कदर करेगा, हमारे दीन की खतरे की घंटी नहीं बजाएगा, हमारी मस्जिदों को तोड़ने की बात नहीं करेगा, हमारी मकबराओं को खत्म करने की बात नहीं करेगा, इंसानियत का मिसाल करेगा, उसी के साथ जाएगा। और इन सब चीजों में कहीं भी फिट नहीं बैठता है बीजेपी, कहीं भी फिट बैठता आपको लगता है? अभी आपको लगता है कि जो चीज है कि आदमी उसमें बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई भी पार्टी में हो। तो इन सब चीजों से, और उनका अपना विचार है, वो अपने विचार से लड़ते हैं, हम अपने विचार से लड़ते हैं। तो विचार की यहाँ लड़ाई है, ना कि यहाँ दुश्मनी है। हाथापाई थोड़ी करना है, यहाँ तो वोट बनाना है और वोट को पाना है, और राजा बनने वाली होड़ जो होती है वो लगेगा ही लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद कैफ और बंटी जी थे जो सिवान सदर विधानसभा से प्रत्याशी थे, इनकी बातों को सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।